हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे बच्चों हम कक्षा छठी की व्याकरण। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालिए, हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा। कक्षा में आकर शिक्षक ने छात्रों से बोलकर उनका नाम पूछा। सभी बच्चों ने बारी बारी से अपना नाम अध्यापक को बताया। इसके पश्चात अध्यापक ने श्याम पट पर पाठ के प्रश्न उत्तर लिखकर बच्चों से उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहा। सभी बच्चों ने पढ़कर तथा समझकर प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। उपरोक्त वाक्यों में शिक्षक और छात्र बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। विचारों और भावों के आदान प्रदान की इन प्रक्रियाओं को भाषा कहते हैं। मानव जीवन में भाषा का अत्यधिक महत्व है। भाषा द्वारा हम अपने विचारों तथा मन के भावों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं तथा दूसरे मनुष्य के भाव व विचारों को ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या होती है आपने जाना। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, अपने मन के विचार, अपने मन की बातें करते हैं, मन की बातें, दुनियादारी की बातें, जो भी उनके मन में चल रहा है या दूसरों की बातों को समझते हैं, तो वो किसके माध्यम से करते हैं बच्चों? वो करते हैं हम भाषा के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप। किसी बात को कहने के आधार पर भाषा को दो रूपों में विभक्त किया गया है। बच्चों देखिए जरा, वे कौन कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो चलिए पढ़ते हैं पहले मौखिक भाषा। जब मनुष्य बोलकर अपनी बात को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तो यह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम, वाद विवाद, संवाद इत्यादि। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर, यानी कि जो भी आपस में बातचीत करते हैं, वो मौखिक भाषा के माध्यम से होती है। मौखिक भाषा को सीखने के लिए बच्चों हमें अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई भी अलग से आवश्यकता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मौखिक भाषा तो बच्चों हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। हम बचपन से अपने घर में रहते हैं, मतलब अपने आसपास माता पिता और जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, मौखिक भाषा जैसी वो बोलते हैं वही हम सीख भी जाते हैं। मौखिक भाषा सीखना बहुत आसान है। तो चलिए अब देखते हैं आगे लिखित भाषा। अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा को प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों को चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करने पर लिखित भाषा का जन्म होता है। जैसे प्रकाश नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर रहा है। तो बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तो लिख नहीं पाएगा। तो बच्चों, लिखने के लिए हमें स्पष्ट रूप से लिखना भी आना चाहिए। लिखित भाषा सीखने के लिए हमारा शिक्षित होना भी आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोली, उपभाषा और भाषा। सबसे पहले बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। 5-10 मील की दूरी पर बोली जाने वाली बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है। तो बच्चों, बोली क्या होती है? जो बहुत सीमित दायरे में बोली जाती है, जो स्थानीय रूप में बोली जाती है, वो कहलाती है बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बोली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभाषा। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। इसमें साहित्य की रचना होती है। जब कोई समर्थ साहित्यकार किसी उपभाषा में सशक्त साहित्य लिखने लगता है तो उपभाषा भाषा का स्थान पा लेती है। बच्चों, उपभाषा क्या होती है? उपभाषा बोली से अधिक बड़े दायरे में बोली जाती है, यानी कि बोली तो वो भी सीमित क्षेत्र में जाती है, लेकिन वो बोली से थोड़ा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए वे क्या कहलाती है? उपभाषा। बच्चों, उपभाषा में साहित्य की भी रचना होती है। उपभाषा में जब कोई अच्छा साहित्य लिखा जाता है तब वह भाषा बनने की, विकास की ओर बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। राजभाषा हिंदी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। तो बच्चों, राजभाषा देखिए हमने क्या होती है? 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया और हिंदी तथा लिपि देवनागरी रहेगी, ऐसा उसमें लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि।
किसी भी भाषा को लिखने व समझने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के वर्णों एवं चिन्हों की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हर भाषा के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों की लिपि देवनागरी है। हिंदी संस्कृत का विस्तृत रूप है, जबकि पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन व उर्दू की लिपि अरबी फारसी है। लिपि के बगैर हम भाषा के लिखित रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। लिपि के विस्तृत होने के कारण ही हम भाषा को चिन्हित कर पाए हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित है। चलिए बच्चों देखते हैं, इधर भाषा दी गई है और उनकी लिपियां दी गई हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, कोंकणी देवनागरी, बोडो देवनागरी, मराठी देवनागरी, उर्दू की लिपि अरबी फारसी, अंग्रेजी रोमन, नेपाली देवनागरी, कन्नड़ संस्कृत देवनागरी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है तथा अरबी फारसी उर्दू भाषा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि की उपयोगिता। लिपि की अनेक उपयोगिताएं हैं। लिपि की मदद से ही विचार, ज्ञान विज्ञान, नई खोज और जानकारी प्रसार और विस्तार हो पाती है। इसके द्वारा संसार के किसी भी कोने में प्राप्त जानकारी हर कोने में पहुंचाती है और उसका लाभ संपूर्ण मानव को मिलता है। लिपि विचारों को सुनिश्चित, सुरक्षित और स्थायी रखने का माध्यम है। लिपि किसी भी भाषा को नियमित या मानक रूप प्रदान करती है। व्याकरण देखिए बच्चों। व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, अर्थात व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के सभी अंगों जैसे ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य आदि को अलग अलग करके उनके शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। सामान्यतः किसी भी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियमों का बंधन भाषा की शुद्धता को बनाए रखता है। समय के साथ साथ भाषा और लिपि में आने वाले परिवर्तनों और नए प्रयोगों को भी व्याकरण स्वीकार करता है और लोगों को उनसे परिचित कराता है। व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के भाग। शब्द या पद विचार। इसमें अनेक शब्दों या पदों की रचना के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार। इसमें विविध प्रकार के वाक्यों और उनके शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वाक्य होता है, क्योंकि हम वाक्य द्वारा ही विचार संप्रेषित करते हैं। वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है तथा अनेक शब्दों का भी। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज आपने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।